नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। और प्रदेश में निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और आज से नॉमिनेशन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली है। अगर देहरादून नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ 100 वार्ड्स के लिए अलग अलग कमरे तैयार किए गए हैं, जहां नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दें, शुक्रवार से नॉमिनेशन की शुरुआत होगी, जो शनिवार तक चलेगी और इसके बाद 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। निकाय चुनाव का डंका बज चुका है और अभी हम देहरादून नगर निगम में हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है। 100 वार्ड इस नगर निगम में, जिसके लिए चुनाव प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं तैयारियों भी पूरी यहाँ पे शुरू होने लगी है। अभी हम देहरादून के नगर निगम में हैं और आप देख सकते हैं पूरा बैरिकेटिंग यहाँ लगा दिया गया है, क्योंकि आज से नामांकन पत्र विक्रय शुरू होने जा रहा है और कल और परसों यानी कि शुक्रवार और शनिवार को नामांकन भरे जाएंगे देहरादून नगर निगम के लिए। इसमें वार्डों के लिए भी होंगे और जो मेयर पद है उसके लिए भी यहाँ पे नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हैं। अगर हम देहरादून नगर निगम की बात करें तो सबसे बड़ा प्रदेश का नगर निगम है। 100 वार्ड इसमें है और ये माना जा रहा है कि कम से कम हर वार्ड से कम 4 से 5 यहाँ पे उम्मीदवार होंगे और इन उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, जिसके लिए देहरादून नगर निगम में 8 कमरे यहाँ पे अलग अलग वार्डों के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें एक कमरे में मेयर का नामांकन होगा और अन्य जो 7 कमरे हैं उनमें जो पार्षद हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है और कल और परसों नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार से होने वाले नॉमिनेशन के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने नामों के पैनल को लेकर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी में आज तीसरे दिन भी निकायों में नामों को लेकर मीटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है। नामों पर फाइनल डिसीजन के लिए शाम 5 बजे बीजेपी ने 22 सदस्यीय पार्टी की चुनाव समिति की मीटिंग बुलाई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ ही प्रदेश के सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि चुनाव समिति की मीटिंग देर रात तक जारी रहने के कारण बीजेपी 27 दिसंबर को निकायों की पहली सूची जारी करेगी। तो वहीं कांग्रेस में भी दावेदारों को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 28 दिसंबर तक पार्टी कैंडिडेट की पहली सूची जारी कर सकती है। निकायों में 27 दिसंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक चलेगी और इस दौरान 29 दिसंबर रविवार को भी नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। सुनील और प्रभात देहरादून से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, भव्य तैयारी कर ली गई है और ये तैयारी है नगर निकाय चुनावों को लेकर, और वहां पर चाहे बात कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, टिकटों को लेकर माथापच्ची सबसे ज्यादा है। बिल्कुल मेनिका, और ये जो चुनाव होते हैं निकाय, इसको स्थानीय सरकार के, एक छोटी सरकार के चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये गांव लेवल तक, शहर लेवल तक जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही गहन मंथन और चिंतन निकाय के टिकटों को लेकर हो रहा है। मैं भी बीजेपी दफ्तर में खड़ा हूं। मंगलवार से यहां पर लगातार जो निकायों के जो दावेदार हैं उनके पैनल पर डिस्कशन हो रहा है। कल बुधवार को भी देर रात तक ये डिस्कशन जारी रहा और आज अभी से ये डिस्कशन यहां पर शुरू हो चुका है। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन, तमाम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जो नरेंद्र नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। यानी कि नरेंद्र नगर निकाय से हो चाहे देवप्रयाग निकाय के हो, वहां पर कौन दावेदार सक्षम है, इसको लेकर विचार विमर्श प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोगों के साथ कर रहे हैं। तो यानी कि आज का दिन भी बीजेपी का इसी मंथन में गुजरने वाला है और देर शाम करीब 5 बजे के आसपास बीजेपी ने अपनी चुनाव
चुनाव समिति की मीटिंग बुलाई है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश लेवल के सभी टॉप 22 लीडर्स इसमें शामिल होंगे, जिसमें सांसद भी होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भी होंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसमें मौजूद रहेंगे और इसके अलावा संगठन के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, दायित्व जिनके पास है, वो भी इस संचालन समिति की मीटिंग में रहने वाले हैं। और कमोबेश से माना जा रहा है कि आज देर रात तक इस मीटिंग की चलने की उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग में फाइनल मोहर लगा ली जाएगी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के दावेदारों पर। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि जो नगर निगम के दावेदार हैं उनको प्रदेश चुनाव जो समिति है जिसकी मीटिंग है, इसकी हरी झंडी के बाद इसको सेंटर को भेजा जाएगा और फिर नगर निगमों के जो दावेदार हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके नामों पर दिल्ली फैसला करेगी। लेकिन जो नगर पंचायत और नगर पालिका हैं, ये बहुत संभव है कि कल सुबह जाकर बीजेपी ये लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि कल से ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी पिछले 3 दिनों से लगातार मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस के जो सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस 28 दिसंबर को अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जी, तो बीजेपी की लिस्ट के लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा, सूत्रों की अगर हम माने तो, और वहीं कांग्रेस की लिस्ट के लिए हमें 28 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। एक सवाल और है कि शुरू में जो आरक्षित सीटें थी उन्हें लेकर एक विवाद था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है? देखिए मैंने कहा आरक्षण का विवाद तो खत्म हो चुका है, लेकिन आरक्षण के बाद जो आपत्तियां लगी और उसके बाद जो पुनः आरक्षण निर्धारित हुआ, करीब 39 सीटों का स्टेटस बदला। उसमें नगर निगम भी थे, नगर पंचायतें भी थी और नगर पालिका भी थे। ये जो अचानक से 39 सीटों का जो आरक्षण स्टेटस बदला, उसने बीजेपी और कांग्रेस की जो ये गफलत है, जो पिछले 3 दिनों से मंथन चल रहा है, इस मंथन की इस प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। क्योंकि अचानक से कैंडिडेट सिलेक्शन हुए, पहले कई सीटें सामान्य थी तो वहां पर सामान्य कैंडिडेट पर विचार किया गया, पैनल भी प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गया। लेकिन अचानक से आपत्तियों के बाद जब आरक्षण रोस्टर बदला, 39 सीटों का जो गेम गड़बड़ हुआ, उसने इस मंथन की जो प्रक्रिया है इसको लंबा खींच दिया है। यही कारण है कि कल नॉमिनेशन यही वजह है कि रणनीति फिर से बनानी पड़ रही है और इतना लंबा ये खिंचता जा रहा है कैंडिडेट्स को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर रामनगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी भुवन पांडे ने नगर पालिका से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। भुवन पांडे यहां नगर पालिका के चर्चित कर्मचारी रहे हैं और अब कांग्रेस की ओर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। के लिए दावेदारी करूंगा और जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा यदि कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मेरा सौभाग्य होगा। और ज्वाइनिंग के बाद अगर वो किसी भी पद की उम्मीदवारी के लिए कोई आवेदन देंगे तो पार्टी में जो है जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट की जाएगी और पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार कैंडिडेट का चयन होगा। पिथौरागढ़ नगर पालिका पहली बार निगम में तब्दील हुई है और ऐसे में पहली मेयर की सीट अपनी झोली में डालने को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ताकत लगा दी है। अब तक मुख्य मुकाबले में रहे राष्ट्रीय दलों में कई दावेदार भी हैं जो कि मैदान में हैं और ऐसे में पार्टियों के लिए सही उम्मीदवार का चुनाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। राज्य बनने के बाद पिथौरागढ़ नगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला बराबरी पर छूटा है। पहले निकाय चुनाव में जहां ये सीट कांग्रेस की झोली में गई थी, वहीं दूसरे चुनाव में बीजेपी ने हार का बदला ले लिया, लेकिन फिर अगले चुनाव में ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। बावजूद इसके बीते चुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ पालिका का मुकाबला बराबर कर लिया था। अब जब पहली बार नगर पालिका निगम में तब्दीली हुई तो दोनों दलों में मेयर की सीट पर काबिज होने की होड़ मची है। आलम यह है कि दोनों दलों के उम्मीदवार भी खुलकर सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से विगत वर्षों में पिथौरागढ़ के विकास कार्य हुए हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से पिथौरागढ़ की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये अच्छी बात भी है कि अगर मेयर की सीट होने के बाद मातृशक्ति को पहला अवसर अगर दिया गया है। महिला आरक्षित इस सीट पर बीजेपी के अब तक 10 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी, जबकि कांग्रेस से भी 5 उम्मीदवार टिकट की दावेदारी कर रही हैं। टिकट की चाह रखने वाली महिला उम्मीदवारों में कई तो अपने पतियों की राजनीतिक विरासत की एवज में मैदान में उतरी हैं, जबकि ऐसी महिला कार्यकर्ता भी खुलकर टिकट मांग रही हैं, जो दशकों से पार्टी का झंडा और डंडा उठा रही हैं। निगम पर काबिज होने के लिए जहां बीजेपी को अपने संगठन पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस सही उम्मीदवार के चयन के साथ ही तालमेल पर जोर दे रही है।
देखिए, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और अगर कांग्रेस पार्टी सही उम्मीदवार को यहाँ चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित रूप से मेयर पद पर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर बैठेगा। बहुत सा काम करने की भी आवश्यकता है और आपसी सामंजस्य बनाने की भी आवश्यकता है कांग्रेस में। नगर पालिका की तर्ज पर ही नगर निगम चुनाव में भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने के आसार हैं। ऐसे में अब देखना ये बाकी है कि दोनों दल किस उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। रुड़की पुलिस ने लाइसेंसी हथियार धारकों से वक्त रहते हथियारों को से संबंधित थाने, कोतवाली और चौकियों में जमा करवाने को कहा ताकि चुनाव के वक्त कोई बाधा ना हो। साथ ही आपराधिक किस्म के लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है ताकि चुनाव के दौरान कोई उपद्रवी बाहर ना हो, कोई उपद्रव ना हो सके। इसे लेकर ग्राम प्रधानों के साथ बैठक भी की जा रही है। देखिए, इलेक्शन नोटिफिकेशन के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है तो उस दौरान पुलिस की कुछ कंपलसरी जो हम मैंडेटरी कुछ काम करवाते हैं, कुछ हम अपने थाने चौकियों से कुछ प्रिवेंटिव और इन सब को लेके सतर्क दृष्टि रखने की बात करते हैं। जहां तक आपने लाइसेंसी वेपन जमा करने की बात है, हम कल हमारी क्राइम मीटिंग में हमारे एसएसपी सर के द्वारा भी डायरेक्शन दिए गए हैं। अब हमने युद्ध स्तर पर उन सारी चीजों पे काम करना है और चूंकि 1 महीने का समय है, 1 महीने में अभी काफी सारे चैलेंजेस हमने फेस करने, तो प्रिवेंटिव और ये जो लाइसेंसी हथियार जमा करना, इन सब चीजों पर हमारा काम शुरू होगा। जो ऐसे संभावित लोग जो हमारी चुनाव प्रक्रिया को बाधा पहुंचा सकते हैं, जो लोगों को थ्रेट कर सकते हैं, उनको चिन्हीकरण का काम हमारा हो गया है। बाकी जो फर्दर उसमें प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो रही है। अल्मोड़ा नगर निगम बनने के बाद पहला मेयर ओबीसी बनेगा। बीजेपी को राज्य बनने के बाद कभी भी निकाय में सफलता यहां पर नहीं मिल सकी है। वहीं कांग्रेस फिर से जीत का दम भर रही है। राज्य की सबसे पुरानी पालिकाओं में शुमार अल्मोड़ा अब नगर निगम बन चुकी है। यहाँ पहली बार मेयर के लिए चुनाव होना है। अल्मोड़ा की सीट ओबीसी रिजर्व है। बीजेपी को भरोसा है कि पहली बार हो रहे चुनाव में मेयर उन्हीं का होगा। खुशी की बात है, इस बार अल्मोड़ा नगर निगम बन गया है और निश्चित रूप से हम इस चुनाव को जीतेंगे क्योंकि हमारे पास दावेदार भी अच्छे दावेदार हैं और जैसे ही प्रत्याशी चयन होगा और हम इस सीट को निश्चित रूप से भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी नगर निगम जीतने का दावा कर रही है जबकि कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस निकाय आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर भी है। कांग्रेस हर परिस्थिति में तैयार है चुनाव के लिए और कांग्रेस ने इससे पहले जब महिला आरक्षण हुआ था तो उसकी भी पूरी तैयारी में थी, पूरी मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के संग बड़ा अत्याचार करते हुए आज ये सीट अल्मोड़ा की जी सीट है जो ओबीसी कर दी है, लेकिन कांग्रेस आज भी जो है ओबीसी में भी कांग्रेस के बाद दावेदारी की कोई कमी नहीं है। राज्य में निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। वहीं लास्ट टाइम में अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर पद को महिला आरक्षण से बदलकर ओबीसी कर दिया गया। अब दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन उससे पहले टिकट को लेकर दोनों ही पार्टियां टेंशन के दौर से भी गुजर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों की मशाल को भी सीएम धामी हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से मशाल कुमाऊं के कई जिलों में जाएगी, जिसके बाद मशाल गढ़वाल के भी कई जिलों में जाएगी। भीमताल में हुए सड़क हादसे के घायलों से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, नैनीताल जिले में भीमताल के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ था। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जा रही रोडवेज की बस गहरी खाई में गिरी। 4 यात्रियों के इस हादसे में जान चली गई, जबकि 25 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती किया गया। 6 घायलों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। सीएम धामी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही गंभीर रूप से घायलों के लिए 3 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा सामान्य घायलों को 15 से 25 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया। सीएम धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है।
हरिद्वार के एक रेस्टोरेंट का विदेशी बार बालाओं के ठुमकों वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कम कपड़े पहने एक विदेशी महिला गाने पर थिरकती नजर आई। वीडियो सिडकुल इलाके के पेंटागन मॉल स्थित एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। रेस्टोरेंट संचालक के पास विदेशी डांसर को लाकर डांस प्रोग्राम कराने की कोई परमिशन की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लिया गया है। अगर कुछ भी गलत पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो संज्ञान में पुलिस के आया है कि यहाँ पे पेंटागन मॉल में बार के अंदर विदेशी बार बालाओं द्वारा डांस किया जा रहा है, जिसमें अश्लीलता के आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो संबंध में जांच करें। तो जांच में यदि कोई ऐसे आरोप सत्य पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया, जो सुरंग 16 की स्केप सुरंगों के लिए खुदाई के पूरा होने का प्रतीक है। 3 साल और 9 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 6 किलोमीटर 322 मीटर की दूरी तक सुरंग तैयार कर लिया गया है। इस दौरान कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। टिहरी में बुधवार देर शाम जौनसारी बाबर कर्मचारी मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के जौनसारी समुदाय के अधिकारी कर्मचारियों ने शिरकत की और लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपनी लोक संस्कृति को बचाने और आपसी मेल जोल बढ़ाने के लिए हर साल इस तरह के मिलन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पहाड़ों से पलायन के साथ यहां की लोक विधा संस्कृति भी पलायन कर रही है। शहरों की चकाचौंध ने पहाड़ के रीति रिवाज परंपराओं को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन नैनीताल का एक ऐसा स्कूल है जो अपनी माटी की इस खुशबू को दुनिया के आगे रखने में जुटा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहाड़ी वाद्य यंत्रों पर जादू बिखेर रहे ये हैं नैनीताल के स्कूली बच्चे। ढोल दमाऊं, हुड़के थाप हों या फिर जागर की गायन शैली, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के छात्र इसको खूब रंग दे रहे हैं। पहाड़ की संस्कृति बचाने के प्रयास से स्कूल में शुरू हुए वाद्य यंत्रों की ये गूंज नैनीताल शहर के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी सुनाई देने लगी है। पहाड़ की संस्कृति की झलक झोड़ा, चांचरी, छपेली में भी ये हुनरबाज अव्वल हो रहे हैं, तो वहीं पेशेवर कलाकारों को भी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि इसके पीछे स्कूल की मंशा पहाड़ का कल्चर बचाने की है। कोई व्यक्ति पलायन करता है या परिवार पलायन करता है, या तो वो शहरों की ओर जाता है या महानगरों की ओर जाता है, उसके साथ उसकी संस्कृति भी पलायन कर जाती है। वो अपने जो स्थानीय जो है मेले होते हैं, झोड़ा चांचरी होते हैं या अन्य कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को अकेला कोई परिवार या अकेला व्यक्ति शहरों में नहीं कर पाता। पलायन के साथ पहाड़ के लोक संगीत और लोक परंपराएं खत्म हो रही हैं, तो 24 दिसंबर के दिन को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा है। जागर, छपेली, झोड़ा समेत यहाँ की गायन और वाद्य यंत्रों का ज्ञान नई पीढ़ी को दिया जाने लगा है, तो युवा भी इसे शिक्षा के साथ रोजगार का जरिया मान रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि पहाड़ के इस कल्चर को बचाने के लिए स्कूल लेवल पर शिक्षा जरूरी है। सर, जो हमारी जो कल्चर की ये ढोल दमाऊ हुड़का ये चीज़ें हैं सर, हमारी कुमाऊं की पहले से चलते आ रही है। कुमाऊं गढ़वाल में सर इसमें हमारे देवी देवता भी पूजे जाते हैं, और सर ये ऐसी चीज़ है सर जो अब विलुप्त तो होते जा रही है। सर इसको लोग बहुत कम चीज़ें कर रहे हैं, हर जगह बंद होते जा रही हैं। कल्चर में जो हमारे जो तीज त्योहार होते हैं ये भी हमारे कल्चर है, जैसे फूलदई है, घुघुतिया है, हरेला है, ये हमारे जो उत्तराखंड के जो त्योहार हैं ये भी हमारे कल्चर में आते हैं। इसको भी बचाने के लिए सरकार ने इसकी पहल करनी चाहिए और स्कूल को जो भी उनसे हो सकता है वो फंड दें और जिससे हमारा कल्चर बचा रहे। वार त्योहार में सोशल साइट्स पर अपनी माटी की याद तो सभी को आती रहती है, लेकिन पहाड़ के रीति रिवाज, परंपराओं और लोक संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे ही प्रयास करने होंगे,
तभी लोक संस्कृति दिवस जैसे दिनों का महत्व बना रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से सभी चोटियां ढक गई हैं। चक्राता क्षेत्र में भी भारी स्नोफॉल हुआ। चक्राता के लोखंडी, कनासर, देवबंद और दूसरी जगहों पर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 707A भी बाधित रहा। लोखंडी के आसपास मोटी परत जमी होने की वजह से वाहन फंस रहे हैं। नेशनल हाईवे को खोलने के लिए नेशनल हाईवे की टीम लगातार जेसीबी मशीनों की मदद से प्रयास कर रही है। वहीं बर्फबारी होने से खेती, बागवानी के कार्यों से जुड़े किसानों के चेहरों पर रौनक नजर आ रही है। लंबे समय से अच्छी बारिश और बर्फबारी का इंतजार था। किसान अब खुश हैं कि इससे उनकी फसल को फायदा मिलेगा, फलों का उत्पादन भी बढ़ेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में किसान अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और किसान झूमते हुए नजर आए। चुगा मिलो पीड़ों के पानी मोड़ा पीड़ों के पानी। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ने सेब काश्तकारों के चेहरे खिला दिए हैं। सेब के पेड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हर्षिल घाटी से सामने आई, जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। वहीं कई ग्रामीण रास्ते भी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। सेब की फसल के लिए ये बर्फबारी बहुत ही लाभदायक होती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम की बात कर ले, तुंगनाथ धाम की बात करें, मदमहेश्वर धाम की बात करें, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई और बर्फ से हर तरफ देखिए सफेद नजर आ रही है चोटियां। बद्रीनाथ धाम में कल देर रात तक 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम गई और आज मौसम साफ होते ही बद्रपुरी काफी सुंदर दिख रही है। वहीं बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है, लोग परेशान हो रहे हैं। जय बद्री विशाल। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में 2 दिन खूब बर्फबारी हुई और धाम में दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। गंगोत्री धाम में 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम में कितनी ज्यादा बर्फ है। वहीं उत्तरकाशी के मुखबा में भी जोरदार बर्फबारी हुई। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखबा हर साल की तरह ही बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है और पूरी हर्षिल घाटी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। बर्फबारी के बीच औली में सैलानियों ने क्रिसमस मनाया। 2 दिन पहले हुई बर्फबारी से सैलानियों की चहल पहल बढ़ गई है पहाड़ों पर। तो वहीं अब 31 और नए साल को लेकर भी पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर लौटी रौनक से स्थानीय कारोबारी बेहद खुश हैं। लगातार हो रही बर्फबारी लोगों की मुश्किल बढ़ा तो रही है। औली जोशीमठ रोड पर बर्फबारी के बाद फिसलन बढ़ गई, जिसमें कई गाड़ियां फिसलती दिखी। इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड में पानी तक जमने लगा है। कई गाड़ियां फिसलती दिख रही है। हालांकि जेसीबी भी मौके पर तैनात है ताकि सैलानियों को राहत पहुंचाई जा सके। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।